जिस दिन लड़की प्रवेश करती है घर में, उसी रात इस लड़के को समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर हुआ क्या, और लड़की को ये मारना पीटना शुरू कर देता है। लड़की को भी समझ में नहीं आता है कि ना तो कोई बात हुई, ना कुछ हुआ, फिर ये हाथापाई क्यों हुई, या फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों हुए, या ये मारपीट क्यों हुई। फिर उसके बाद कुछ 2-3 दिन के बाद में लड़की भी सोचती है कि क्या पता शायद कोई बात हो। लड़की ने पूछने की कोशिश की कि आपने मुझ पे हाथ उठाया, क्यों उठाया? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप शादी नहीं करते। लड़के ने कहा कि मुझे खुद होश नहीं है कि मैं अचानक तुम्हें कैसे मारने लग गया, ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कभी अपने छोटे भाई-बहनों पे भी हाथ नहीं उठाया, तो मैं तुम पे हाथ कैसे उठा सकता हूँ? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पिरिट हंटर्स में। आपने हमारे कई पॉडकास्ट सुनी होंगी जिसमें आपको तंत्र से जुड़ी जानकारियाँ और कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जो हमने कर रखे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होते हैं या फिर कभी आपके लिए नए होते हैं। तो आज आपको हमारे चैनल पे लगभग ऐसी ही जानकारी सुनने को मिलेगी और कुछ ऐसे स्टोरीज़ के साथ में जिसको सुनने के बाद आपको उससे सीख भी मिलेगी और कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर में, और अगर आप चाहते हो कि आप कोई ऐसे क्वेश्चंस या फिर कोई ऐसे विद्या जानना चाहो, या फिर कोई ऐसे आपके सवाल हो जो आप हमसे जानना चाहो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको उसके ऊपर वीडियो बना के हम ज़रूर ही पेश करेंगे आपके सामने। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ये कहानी है इंदौर की। इंदौर के शहर में एक लड़का रहा करता था जो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से था, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है सीआईएसएफ में। जॉब लगने के बाद लड़के से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है लड़के के परिवार वालों को कि वो हमारे लिए घर बनाएगा और हमारी स्थिति को सुधारेगा, और कभी ऐसा करेगा, कभी वैसा करेगा, लमसम ऐसा ही चलता रहा। देन लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, चलो उसकी अभी जॉब लगी तो सबसे पहले हम उसकी शादी करते हैं। तो धीरे-धीरे लड़के ने पहले अपना घर सही कराया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से था। फिर उसके बाद उसने घर बनवाया। पर कहीं न कहीं लड़के के अंदर एक बात दबी हुई थी जो अपने परिवार वालों के सामने वो कह नहीं पा रहा था कि वो किसी और को पसंद करता है। परिवार वालों ने उसके लिए एक लड़की देखी, और लड़की भी काफ़ी अच्छे फैमिली से थी। तो उसके बाद सभी ने रिश्ता तय कर दिया, पर लड़के ने ये बात अपने ना तो अपनी फैमिली को बता पाया, ना ही जिससे शादी फिक्स होनी थी उससे बता पाया। ये बात उसके मन में ही रह गई, और ये उसी भारी मन के साथ जी रहा था। धीरे-धीरे करते हुए पहले तो इसकी सगाई हुई, सगाई के 3 महीने बाद इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में अब क्या होता है कि शादी में इसकी वो ही लड़की आती है जिससे वो प्यार किया करता था, और लड़की ने इसके ऊपर तंत्र किया, खिला करके जब इसका वशीकरण किया। अब क्या होता है, लड़की की शादी होती है, लड़की घर आती है। घर आने के बाद जिस दिन लड़की प्रवेश करती है घर में, उसी रात इस लड़के को समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर हुआ क्या। लड़की को भी समझ में नहीं आता है कि आज पहले दिन ही मैं आई हूँ, और ना ही तो कोई बात हुई है, ना ही कोई दिक्कत हुई है, ना ही कोई शिकायत है। फिर ये हाथापाई क्यों हुई, या फिर लड़ाई झगड़े क्यों हुए, या ये मारपीट क्यों हुई। फिर उसके बाद कुछ 2-3 दिन के बाद में लड़की भी सोचती है कि क्या पता शायद कोई बात हो, और इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है। दोनों गैप डिस्टेंस में रहते हैं, और इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद में थोड़ी बहुत लड़की ने पूछने की कोशिश की कि आपने मुझ पे हाथ उठाया, क्यों उठाया? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप शादी नहीं करते। लड़के ने कहा कि मुझे खुद होश नहीं है कि मैं अचानक तुम्हें कैसे मारने लग गया, और ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कभी अपने छोटे भाई-बहनों पे भी हाथ नहीं उठाया, तो मैं तुम पे हाथ कैसे उठा सकता हूँ? फिर लड़की कहती ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके ऊपर कोई प्रेशर हो। 2 दिन के बाद लड़के को वापस अपने जॉब पे जाना था, लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी मिली हुई थी लड़के को। जब ये वापस जाने की तैयारी करता है तो इसे बहुत ही गिल्ट फ़ील होता है कि इसने कल की आई हुई लड़की के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया, ना ही कभी बात की, ना कुछ किया। फिर इसके बाद 1 डेढ़ महीने बीत जाते हैं, फिर दोनों में ना तो कोई बातचीत होती है, ना कोई पति-पत्नी वाला रिश्ता रहता है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, इसने अपनी माँ को ये बात बताई। इसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज है, थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तुम थोड़ा टाइम दो अपने रिश्ते को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़की भी कहती है ठीक है। फिर उसके कुछ टाइम बाद में सावन का महीना आता है, और सावन के महीने में उनके यहाँ ये रीति-रिवाज रहता है कि लड़की अपने मायके जाती है। लड़की के मायके जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, उसके हस्बैंड की छुट्टी होने का टाइम आ जाता है। तो अब यहाँ पे उसके पति ने कहा ठीक है, आप मायके जाओ, मैं आपके मायके ही आके आपसे मिल लूँगा। लड़की का नाम यहाँ पे हम अनीता रख देते हैं, और लड़के का नाम हम अनिल रख देते हैं। अनीता अपने मायके चली जाती है, और अनिल कहता है कि मैं आपको वहीं पे आके मिलूँगा। अनिल पहले अपने घर आता है, घर आने के बाद वो जो लड़की जो उसकी प्रेमिका थी, वो उसको रास्ते में ही मिलती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। और उसके बाद वो उससे मिलने चला जाता है।
उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने अपनी पत्नी को समय दिया, तो अपनी पत्नी के पास वो ना जा कर के वो अपनी प्रेमिका के साथ में किसी दूसरे शहर में जा कर के वो घूम फिर रहा है। और यहाँ पे अनीता कॉल पे कॉल करती है कि आप आने वाले थे, आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहुँचे? वो घबरा भी रही थी, घर पे भी फ़ोन करती है वो ससुराल में कि वो निकले हुए इतना टाइम हो गया, फिर वो पहुँचे क्यों नहीं? 2-3 दिन के बाद वो कहता है कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ मेरी पार्टी थी, अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो मिलने के लिए उसके घर में आता है। आधे घंटे रुकने के बाद वो अनीता से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। अनीता को वो घर लेकर के आ जाता है, सारे रीति-रिवाज को छोड़कर। अनीता भी उसके साथ ससुराल आ जाती है क्योंकि वो यही कहती है कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, रीति-रिवाज मैं बाद में देख लूँगी। अनीता भी अपने घर आ जाती है। इसके बाद घर में फिर से उसका वियर्ड व्यवहार शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पति साइको हो, बिना किसी बात पे लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना। फिर एक दिन अनीता को पता चलता है, अनीता से तो अनिल की बात होती नहीं है, लेकिन अनिल जब भी फ्री हुआ करता था, उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आया करती थी हमेशा ही, और वो उससे ही बात किया करता था। अनीता को बहुत गुस्सा आता है, उसने अपनी फैमिली में ये बात बताई, उसकी फैमिली तक ये जब बात पहुँचती है, तब फिर ससुराल वालों के सामने, मायके वालों को सभी सामने बैठ कर के ये बात करते हैं। फिर वो माफ़ी वगैरह माँगता है और वो ये कहता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये होता कैसे है? मैं कैसे उससे बात करता हूँ? जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, थोड़ा बहुत इनके रिश्ते में सुधार होता है। अनीता की जो सास रहती है, वो ये सोचती है कि कहीं न कहीं मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अब जो अनिल का शरीर था, वो बिल्कुल काला पड़ने लग जाता है, आँखों के नीचे काले गड्ढे आ जाते हैं और वो बिल्कुल खोया-खोया सा रहता है। कभी एबनॉर्मल बिहेव करना, कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बिना किसी बात के एग्रेशन, बिना किसी बात के घर में लड़ाई-झगड़े करना और कभी-कभी अनीता को देखते ही गुस्सा आना, कभी-कभी खाना 2-3 मिनट लेट होने पे मारना-पीटना शुरू कर देना। मतलब वो बहुत ही अच्छा हो जाता था, कभी वो बहुत ही बुरा हो जाता था। ये कंडीशन पहले डॉक्टर से उन लोगों ने कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ओके है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। लेकिन घर में बहुत ज़्यादा कलेश का माहौल हो गया था। घर में हर किसी का मूड ख़राब हो चुका था। घर में बेवज़ह लड़ाई-झगड़े होने लग गए थे। खाना तो बना करता था, सुबह भी, शाम भी, लेकिन उस खाने को खाता कोई नहीं था। कि वो खाना खाने के लिए बैठा करते थे, वहाँ पे लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाया करते थे। समझ में ही नहीं आता था कि आखिर अब खाने से भी क्या दुश्मनी हो रही है। फिर अनीता ने अपनी मम्मी से बात की और उसकी मम्मी ने 1-2 जगह दिखवाया। तो उसने कहा कि ठीक है, उसके घर में कुछ तंत्र-मंत्र हो रखा है, तो आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लमसम ऐसे ही 3-4 महीने बीतते हैं। इन 3-4 महीनों में अनिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। अनिल ये कहता है कि मुझे रात में ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो और मैं उसकी आवाज़ सुन कर के खुद को नहीं रोक पाता, और उसकी आवाज़ जब बंद हो जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरे सामने जो भी होता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जान से मार दूँ, और 10 मिनट बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? और उसको आवाज़ आती थी कुछ भुन-भुनाने की। 4-5 लोग इकट्ठे होके बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ क्लियर नहीं है। बिन-बिन, बिन-बिन, जैसे एक 4-5 मधुमक्खियाँ हों, वो आवाज़ कर रही हों, या फिर 4-5 मक्खी हों, मच्छर हो, उस तरीके से आवाज़ आया करते थे उसके घर के बाहर से। जैसे घर की खिड़की की तरफ से या दरवाजे की तरफ से, पर खोलने पे वहाँ पे कोई नहीं होता था। जब वो फ़ैन चलाता था, तब उसे ऐसा लगता था कि सब ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहे हैं। जैसे ही फ़ैन ऑफ करता था वो, सारी आवाज़ें बिल्कुल शांत हो जाया करती थी। जब वो नहाया करता था, शावर ऑन करता था, तब भी उसे ये फ़ील होता था कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। जैसे ही वो शावर बंद करता था, उसे सब कुछ नॉर्मल सुनाई देता था, मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ नॉर्मल रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो शायद पागलपन का शिकार हो रहा है या फिर कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसे जब कुछ पता नहीं चलता है, तब वो अपनी मम्मी से कहता है कि शायद मुझे किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम को समझ सके। इसकी मम्मी भी समझ रही थी कि कुछ ना कुछ हमारे घर में गलत हो रहा है, क्योंकि जब से शादी हुई है, दिक्कतें बढ़ती जा रही है। अनीता की भी हालत अब बुरी हो गई थी, क्योंकि अनीता ने इतना सह लिया था कि अब उसके भी शरीर कमज़ोर होने लग गया था, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो भी बिल्कुल बदसूरत सी होती जा रही थी। और उसे एक चीज़ और भी समझ में नहीं आ रही थी कि जब उसकी शादी हुई थी, उसका रंग बहुत ही गोरा था, बहुत ही सुंदर थी वो, पर वो धीरे-धीरे बदसूरत, बुढ़िया की तरह वो दिखना शुरू हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनको कोई असर नहीं होता है। फिर धीरे-धीरे करते हुए लगभग 1.5 साल बाद उनकी कॉल आती है हमारे पास में, और स्कैनिंग के वक़्त पता चलता है कि उनके पति के ऊपर तंत्र किया गया था। साथ ही उनकी फैमिली में विदवेशन की क्रिया और उच्चाटन की क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से घर में किसी का मन नहीं लगता था, घर में बेवजह लड़ाइयाँ हुआ करती थी और पति-पत्नी में भी लड़ाई रहा करती थी। तंत्र जो हुआ था वो था पुतली वशीकरण। पुतली वशीकरण करके उसके पति का वशीकरण किया गया था, और वहाँ पे निषिदाग का प्रयोग किया गया था। निषिदाग का प्रयोग हमेशा ही किसी को मारने के लिए या फिर किसी को पागल करने के लिए किया जाता है।
निशिराग अकेली नहीं चलती, उसके साथ और भी 2-3 प्रेत होते हैं। सबसे मेन जो होता है वो एक बच्चे की आत्मा होती है। तो ये प्रेत क्या करते हैं कि भुनभुनाते हैं, आवाज़ करते हैं, लेकिन इनको पकड़ पाना या देख पाना मुश्किल हो जाता है। या फिर ऐसी प्रेत आत्माओं को आइडेंटिफ़ाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में ये प्रेत आत्मा है कौन? जब ये केस हमारे पास आया स्टडी की हमने, फिर हमने इनका क्योर किया। क्योर करने के बाद में सबसे पहले पुतली वशीकरण की जो क्रिया थी हमने वो काटी, फिर जो नेगेटिव एनर्जीज़ अनिल को परेशान कर रही थी, अनिल के ऊपर से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव किया जाता है। फिर उसके बीच में सम्मोहन की क्रिया की जाती है ताकि दोनों पति-पत्नी के बीच में प्यार बटे। पर यहाँ पे देखा गया कि अनीता भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी थी, उसके ऊपर तंत्र का कोई कोई प्रयोग नहीं था। लेकिन स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि उसे ऐसा लगता था कि वो भी तंत्र से पीड़ित हो चुकी है। उसका भी ट्रीटमेंट किया गया साइकोलॉजिकली, ठीक है? इसके बाद उसकी फैमिली को भी क्योर किया गया, उसके घर को भी क्योर किया गया क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने उसके पूरे घर को, परिवार को, सबको एक साथ कैप्चर कर रखा था, जिसकी वजह से किसी का भी मन शांत नहीं रहता था, हर किसी को बेवजह गुस्सा आया करता था, खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, सबका वजन घट रहा था, सबके सब उस घर में परेशान हो रहे थे। सारी चीज़ें क्योर होने के बाद में उनके घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति आई और अब वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको पुतली वशीकरण के बारे में मैंने बताया। पुतली वशीकरण होता कैसे है? पुतली वशीकरण आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के कपड़े गायब हो जाते हैं या फिर बहुत से लोगों के कपड़े कटे हुए मिलते हैं। तो ये जो कपड़े कटे हुए होते हैं या फिर ये जो कपड़े गायब होते हैं, ये वही कपड़े होते हैं जो उनके पहने हुए होते हैं। पहने हुए कपड़ों की ही गुड़िया बनाई जाती है। गुड़िया बनाने के बाद में उसके अंदर आधे कच्चे आधे पके काली उड़द भरी जाती है। उसके बाद मंत्रों के द्वारा उस पुतले के ऊपर में जिस भी इंसान का उसमें पसीना लगा होगा, उस इंसान की एनर्जीज को कनेक्ट किया जाता है उस पुतले में। उसके बाद मंत्रों के द्वारा उस पुतले को वशीकृत किया जाता है। जब पुतले में जो एनर्जीज डाली जाती हैं, जो कनेक्ट की जाती हैं बैड एनर्जीज के साथ में, किसी पर्सन की एनर्जीज को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी पुतले में, तब वो वशीकरण की प्रक्रिया सक्सेस होती है। फिर धीरे धीरे उस तंत्र का असर उनके ऊपर हो जाता है। कभी कभी बैठे हुए हो आप और अचानक से आपको सुई सी चुभती है, कभी कभी आप बैठो और आपको ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत मतलब नीला पड़ गया हो शरीर, कभी कभी अचानक से आपको ऐसा लगता है कि चोट सी लग गई हो लेकिन आपको पता नहीं, आपको याद नहीं कि चोट लगी कब। ये सभी पुतली क्रियाओं के फल हो सकते हैं। फिलहाल कई बार मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन अगर मेडिकल इश्यूज को आप ट्रीट करा रहे हो फिर भी आपको निजात नहीं मिल पा रहा है इन सब चीज़ों से, तब आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कभी भी आपको अपने कपड़े वॉश करके रखने चाहिए, कभी भी आपको अपने पहने हुए कपड़े उतार कर ऐसे नहीं रखने चाहिए। अगर आपको डर है कि कोई आपके ऊपर वशीकरण या फिर कोई भी तंत्र प्रयोग कर सकता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। धुले हुए कपड़े पे कभी भी तंत्र नहीं होता है, जब भी तंत्र होता है आपके पहने हुए कपड़े पे ही होता है। या फिर अगर धुला हुआ कपड़ा तुरंत-तुरंत का हो या फिर हल्का गीला हो, तभी उस पे तंत्र हो सकता है। तो कपड़े वॉश करके आपको अच्छे से फिर उसको जल्दी से जल्दी आपको सुखाना चाहिए। गीले कपड़े भी अगर आप रखते हो तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है, उससे भी आपका राहु खराब होता है और उससे भी आपके घर में बीमारियाँ आती है क्योंकि बैक्टीरिया फैलता है उससे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई होगी वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप किसी भी क्रिया के बारे में डीपली जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और इसके बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।